नमस्कार फिजियोज़ वैलेट एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजियो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 32 करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पेशेंट सफ़र फ्रॉम फ्रोजन शोल्डर। ओके, सो ए पेशेंट सफ़र फ्रॉम frozen shoulder. The therapist give posterior slide of humeral head. So therapist glide देता है, mobilization करता है posterior of humeral head. This glide used to improve. So this glide used to improve A, shoulder flexion and internal rotation, B, shoulder flexion and external rotation, C, shoulder extension and internal rotation, D, shoulder flexion and extension rotation. So answer here is A, shoulder flexion and internal rotations. अब आप यहाँ पर देखो, जब कोई भी एक पेशेंट है, फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट है, तो उसकी अगर आपने फ्लेक्शन मूवमेंट और इंटरनल रोटेशन इम्प्रूव करनी है, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करनी है मूवमेंट की, तो आप कौन सी ग्लाइड देंगे? वो देंगे आप पोस्टीरियर ग्लाइड ऑफ हुमरल हेड। अब यहाँ पर आप देखिए एग्जांपल कि इन्फीरियर ग्लाइड ऑफ हुमरल हेड टू इंक्रीज abduction ऑफ शोल्डर जॉइंट, एंटीरियर टिबियल ग्लाइड। अब ये है नी जॉइंट में कि एंटीरियर जब आप टिबियल ग्लाइड देते हैं तो इंक्रीज नी एक्सटेंशन मूवमेंट। दिस ग्लाइड इम्पोर्टेंट फॉर ACL सर्जरी। ओके, दिस ग्लाइड इम्पोर्टेंट आफ्टर ACL इंजरी, विच ग्लाइड एंटीरियर टिबियल ग्लाइड, जो कि इंक्रीज करता है नी एक्सटेंशन। पोस्टीरियर टेलस ग्लाइड इम्प्रूव एंकल डोर्सिफ्लेक्शन। ठीक, ओके, तो जो पोस्टीरियर टेलस ग्लाइड है ये इम्प्रूव करती है एंकल डोर्सिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट फॉर गेट एंड स्क्वेट्स। फिफ्थ है सर्वाइकल फैसेट ग्लाइडिंग। आप जब सर्वाइकल फैसेट की ग्लाइड करते हैं तो जब अपवर्ड ग्लाइड करते हैं तो इम्प्रूव होगी आपकी सर्वाइकल फ्लेक्शन, और डाउन ग्लाइड करते हैं तो इम्प्रूव होगी आपकी सर्वाइकल एक्सटेंशन। अब यहाँ देखें कि फ्रोजन शोल्डर में एक ग्लाइड चाहिए होगी कि पोस्टीरियर ग्लाइड ऑफ हुमरल हेड इम्प्रूव शोल्डर फ्लेक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। अब शोल्डर एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, ये कौन सी ग्लाइड से इम्प्रूव होएगी? सो ये इसके अपोजिट होगी। अपोजिट करके याद रखना है इसको। शोल्डर एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन इम्प्रूव एंटीरियर ग्लाइड, और अबडक्शन इम्प्रूव होगी आपकी, अबडक्शन इम्प्रूव inferior glide and posterior glide flexion or internal rotation, posterior glide of humeral head. So this question is very important for your exam, So यहाँ पे मैंने अलग अलग आपको एग्जाम्पल दिए हैं, इंटीरियर टिबियल ग्लाइड, पोस्टीरियर टेलस ग्लाइड एंड सर्वाइकल फैसेट ग्लाइडिंग। अगर आपको ना बायोमैकेनिक्स के और भी ऐसे ही एग्जांपल्स देखने हैं तो आप ना मेरी लाइव वीडियोस क्लासेस में जा सकते हैं। बायोमैकेनिक्स की टोटल 10 क्लासेस हैं, ठीक है, उसमें आपको ये सारे एग्जांपल्स, हर एक टॉपिक के आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। सो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द क्लासिक रेशियो ऑफ स्कैपुलो हुमरल रिदम? A 2:1, B 1:1, C 3:1, D 4:1. So answer here is
2:1. So now see scapulohumeral rhythm, scapula and humeral. So two movements occurs in scapulohumeral rhythm, one glenohumeral and second scapular rotation. Okay, so glenohumeral is a 180 degree, sorry, ग्लिनो जो हुमरल है वो है आपकी 120 और स्कैपुलर जो रोटेशन है वो है आपकी 60 डिग्री। अब यहाँ देखें, जब आप शोल्डर एलिवेशन कराते हैं पूरी, जो जैसे कि शोल्डर एलिवेशन होती है तो वो 0 डिग्री से 180 डिग्री होती है। तो GH मूवमेंट स्कैपुलर मूवमेंट 0 to 30 ये फेज़ वाइज दिया हुआ है, 3 फेज़ हैं, 0 to 30, 30 to 90 और 90 to 180। तो 0 to 30 में मोस्टली ग्लिनोहुमरल की मूवमेंट होती है और माइल्ड होती है। 30 to 90 में ग्लिनोहुमरल प्लस स्कैपुला मिनिमम स्कैपुलर रोटेशन होती है। थर्ड फेज में है स्कैपुलर अपवर्ड रोटेशन होती है 30 to 90 डिग्री में। 90 to 180 में फुल रेंज ऑफ मोशन हो जाएगी GH की भी एंड मोर स्कैपुला क्लेविकल एलिवेशन प्लस posterior rotation. So here 20 degree and scapular rotation 60 degree. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द मेन फंक्शन ऑफ ए न्यूट्रलाइजर मसल इज टू, व्हाट इज न्यूट्रलाइजर, व्हाट इज न्यूट्रलाइजर मसल। सो न्यूट्रलाइजर मसल्स जो होती हैं मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। द मेन न्यूट्रलाइजर मसल का मेन फंक्शन बताओ। ए प्रोड्यूस अपोजिट मूवमेंट, बी असिस्ट द एगोनिस्ट बाय एडिंग फोर्स, सी प्रिवेंट अनवांटेड एक्शन ऑफ द प्राइम मूवर, डी स्टेबलाइज प्रोक्सिमल ज्वाइंट। सो आंसर हेयर इज सी। वाई? क्योंकि जो न्यूट्रलाइजर देखो, एक तो है सिनर्जिस्ट मसल, शुरू से देख लेते हैं इसको। फर्स्ट है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या है? एगोनिस्ट प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर मसल। एंटागोनिस्ट अपोजिट मसल, ठीक है, अपोजिट मसल। जब प्राइम मूवर वर्क करती है तो उसकी अपोजिट वाली मसल जो है वो क्या करती है? एंड फील्ड वर्क करती है, मीन्स कंट्रोल करती है उस मोमेंट। अगर एंटागोनिस्ट वर्क नहीं करेगी तो एगोनिस्ट भी वर्क नहीं करेगी, मीन्स उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन, अपोजिट वाली जो मसल है अपोजिट मसल। थर्ड है सिनर्जिस्ट मसल। सिनर्जिस्ट मसल क्या करती है? प्राइम मूवर मसल को, प्राइम मूवर जो मसल हैं उनको क्या करती है? असिस्ट करती है। क्या करती है? असिस्ट, ठीक है, असिस्ट का वर्क करती है। जैसे कि बाइसेप्स जो मसल है वो क्या करती है? जब बाइसेप्स मसल क्या है? एल्बो फ्लेक्शन में प्राइम मूवर है, एगोनिस्ट मसल है। सो एंटागोनिस्ट मसल कौन सी हुई? बाइसेप्स हुई। अब इसमें ये बताओ कि जो सिनर्जिस्ट मसल है और कौन कौन सी एल्बो फ्लेक्शन मसल, और कौन कौन सी मसल हैं ऐसी जिनका जो एल्बो फ्लेक्शन करवाती हैं, लाइक बाइसेप्स ब्रेकियाई, ओके, बाइसेप्स ब्रेकियाई होगी, ब्रेकियोरेडियलिस होगी, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? ये करती हैं जो मूवमेंट, एक जो प्राइम मूवर मसल होती है उसकी और मसल मूवमेंट करती हैं, ठीक है, उसका और साथ देती हैं मूवमेंट कराने में, वो होती हैं आपकी सिनर्जिस्ट मसल। फोर्थ है न्यूट्रलाइजर।
न्यूट्रलाइजर मसल। अब न्यूट्रलाइजर मसल का क्या वर्क है? न्यूट्रलाइजर मसल का ये वर्क है कि जो अनवांटेड मूवमेंट होती है ना, अनवांटेड मूवमेंट, अनवांटेड एक्शन ऑफ प्राइम मूवर मसल। अब ये जो न्यूट्रलाइजर मसल होती हैं ये क्या करती हैं? प्रिवेंट करती हैं अनवांटेड एक्शन ऑफ प्राइम मूवर। लाइक कि रिस्ट फ्लेक्शन करनी है, सो रिस्ट फ्लेक्शन करते वक्त कुछ भी, कोई भी मूवमेंट हो सकती है, ये डेविएशन भी हो सकती है, या फिर आप ये देखो कोई भी सुपिनेशन हो सकती है, प्रोनेशन हो सकती है। तो यही जो न्यूट्रलाइजर जो मसल है वो क्या करती है? वो करती है मसल को, अनवांटेड मूवमेंट को प्रिवेंट करती है। क्या है वो बात करते हैं? बोलो। इसमें वो मार दिया उसकी। अच्छा, कहाँ लगी? वो रबड़ से। अच्छा, पकड़ो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बाइसेप्स ब्रेकियाई एक्ट एज ए पावरफुल सुपिनेटर। पावरफुल सुपिनेटर। विच मसल एक्ट एज ए न्यूट्रलाइजर टू प्रिवेंट एल्बो फ्लेक्शन ड्यूरिंग प्योर सुपिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप न्यूट्रलाइजर मसल्स का आप एग्जांपल देख सकते हैं कि देखिए जो सुपिनेशन मूवमेंट होती है, सुपिनेशन, और अक्सर है ना एम्स एग्जाम में सुपिनेशन और प्रोनेशन से क्वेश्चन आते हैं। सुपिनेशन मसल एक्शन, वो कौन सी मसल है जो सुपिनेशन मूवमेंट कराती है? वो है आपकी सुपिनेटर मसल। और पावरफुल सुपिनेशन मसल कौन सी है? पावरफुल सुपिनेशन मसल। सो पावरफुल सुपिनेशन मसल है आपकी बाइसेप्स ब्रेकियाई। अब ऐसे ही प्रोनेशन में है, प्रोनेशन मसल एक्शन, प्रोनेटर मसल। ठीक है, प्रोनेटर मसल। और पावरफुल प्रोनेशन कौन सी मसल कराती है? पावरफुल प्रोनेशन। सो जो पावरफुल प्रोनेशन मूवमेंट है वो आपकी कराती है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए ब्रेकियलिस, बी ब्रेकियोरेडियलिस, सी ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, डी एनकोनियस। सो हेयर न्यूट्रलाइजर जो मसल है जो प्रिवेंट करेगी एल्बो फ्लेक्शन ड्यूरिंग प्योर सुपिनेशन, वो है आपके यहाँ पे ब्रेकियोरेडियलिस। सो ब्रेकियोरेडियलिस इज अ न्यूट्रलाइजर मसल टू प्रिवेंट एल्बो फ्लेक्शन ड्यूरिंग प्योर सुपिनेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इंक्रीज क्यू एंगल इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद। इंक्रीज क्यू एंगल जब होता है तो काफ़ी सारी कंडीशंस क्रिएट होती हैं। ऑप्शन ए जीनोवेरम, बी पटेलोफिमोरल पेन सिंड्रोम, सी मेनिस्कल इंजरी, डी बेकर सिस्ट। सो आंसर हेयर इज, अगर इंक्रीज क्यू एंगल होगा तो पेशेंट को क्या कंडीशन एसोसिएट होगी? वो होगी आपकी पटेलोफिमोरल सिंड्रोम। पटेलोफिमोरल सिंड्रोम। और क्यू एंगल इंक्रीज, सो इंक्रीज जॉइंट क्यू एंगल इंक्रीज, सो इंक्रीज जॉइंट रिएक्शन फोर्स एंड जीनो वेलगस एंड पटेला PATE
patella move on lateral side. Okay, so patellofemoral pain syndrome, increased Q angle, lateral pull of patella and anterior knee pain. Second example, chondromalacia patella. Chondromalacia patella misalignment, increase pressure on lateral patellar facet. Third है patellar maltracking and dislocation. High Q angle, patella shift laterally during knee extension. तो maltracking के टाइम पर जो अगर आपका क्यू एंगल है वो हाई हो जाता है तो पटेला शिफ्ट लेटरली ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन. ACL इंजरी रिस्क, फीमेल्स विद इंक्रीज क्यू एंगल बिकॉज हाइयर ACL इंजरी इंसिडेंस एंड वाइड pelvis. एंड फिफ्थ है आपका IT बैंड सिंड्रोम. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीज क्यू एंगल. और इंक्रीज क्यू एंगल में जो डिफॉर्मिटी होगी वो आपकी जीनो वेल्गस. वेल्गस मीन्स नॉक नी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. विच फैक्टर कंट्रीब्यूट टू ए लार्जर क्यू एंगल इन फीमेल्स. वो कौन सा फैक्टर है जो लार्ज क्यू एंगल फीमेल्स में लार्ज क्यू एंगल हो जाता है. A स्ट्रॉन्ग क्वाड्रिसेप्स, B नैरो पेल्विस, C वाइडर पेल्विस, D शॉर्ट टिबिया. सो आंसर हेयर इज ए वाइडर पेल्विस इज अ contribute factor to a larger Q angle in females. Next है क्वेश्चन नंबर 7. The Q angle is best measured in which position. Q angle को आप कौन सी पोजीशन में अच्छे से मेज़र कर सकते हैं. A सुपाइन विद नी फ्लेक्स, B सीटिंग पोजीशन, C स्टैंडिंग विद नी एक्सटेंडेड एंड D प्रोन लेइंग. सो आंसर हेयर इज स्टैंडिंग विद नी एक्सटेंडेड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. डिक्रीज क्यू एंगल इज कॉमनली सीन इन A जीनो वेल्गम, B जीनो वेरम, C patellar lateral tracking, D knee hypermobility. So जीनो वेल्गम इज इंक्रीज क्यू एंगल, patellar lateral increase angle, knee की hypermobility increase क्यू एंगल. So answer here is B जीनो वेरम is a decrease क्यू एंगल. 9 क्वेश्चन नंबर. एन इंक्रीज क्यू एंगल कोज द पटेला टू ट्रैक. इंक्रीज क्यू एंगल कोज कारण है पटेला टू ट्रैक. A मीडियली, B पोस्टीरियरली, C लेटरली, D इंफीरियरली. सो आंसर हेयर इज लेटरली. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. एक्टिव इनसफिशियंसी अकर्स व्हेन ए मसल कैन नॉट जनरेट फोर्स बिकॉज इट इज ओवरस्ट्रेच. ए मसल cannot generate force because it is excessively shortened. A joint is in open pack position. D a muscle is relaxed. So active insufficiency में जो मसल होगी वो cannot generate force because it is excessively क्या होगी मसल shorten होगी. क्या होगी shorten होगी. और पैसिव इनसफिशियंसी में जो मसल होगी वो क्या होगी ओवर स्ट्रेच्ड होगी. क्या होगी ओवर स्ट्रेस्ड, ओवर लेंथ. तो ये आपको याद रखने हैं, ये इसके पॉइंट्स हैं. एक्टिव इनसफिशियंसी एंड पैसिव इनसफिशियंसी. एक्टिव इनसफिशियंसी में एक्सेसिवली मसल क्या होगी शॉर्ट होगी और पैसिव में ओवर स्ट्रेस्ड होगी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. पैसिव इनसफिशियंसी इज बेस्ट डिफाइन एज ए inability of a muscle to contract fully. B inability of muscle to relax and lengthen across multiple joints. C loss of muscle strength. D muscle fatigue. So answer here is B
inability of a muscle to relax and lengthen across multiple joints. So passive insufficiency across multiple joints पर वर्क करेगी और एक्टिव इनसफिशियंसी आपकी क्रॉस टू joints like hip and knee. क्वेश्चन नंबर 12 है व्हेन मेकिंग ए टाइट फिस्ट, जब आप एक टाइट फिस्ट बनाते हैं विद द रिस्ट फ्लेक्स, डिफ़िकल्टी इन फिंगर फ्लेक्शन, तो इट इज़ ड्यू टू। तो अब आपको बताना है कि ये कौन सी इनसफिशियंसी है, पैसिव है, एक्टिव है, कौन सी है और कौन सी नहीं है। सो ए पैसिव इनसफिशियंसी ऑफ फिंगर फ्लेक्सर, बी एक्टिव इनसफिशियंसी ऑफ फिंगर एक्सटेंसर, सी एक्टिव इनसफिशियंसी ऑफ फिंगर फ्लेक्सर, डी पैसिव इनसफिशियंसी ऑफ फिंगर एक्सटेंसर। सो जब आप फिस्ट बनाते हैं तो आपकी रिस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, फिस्ट बनाते हुए साथ में क्या होएगी, रिस्ट फ्लेक्स होएगी एंड डिफ़िकल्टी इन फिंगर फ्लेक्शन, सो इज ड्यू टू पैसिव इनसफिशियंसी ऑफ फिंगर फ्लेक्सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हैमस्ट्रिंग टाइटनेस प्रिवेंटिंग फुल हिप। हैमस्ट्रिंग टाइटनेस प्रिवेंट करती है फुल हिप फ्लेक्शन विद नी एक्सटेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इनसफिशियंसी, बी पैसिव इनसफिशियंसी, सी मसल स्पाज्म, डी रेसिप्रोकल इनहिबिशन। सो आंसर हियर इज एक्टिव insufficiency. Next question number 14, which situation demonstrate passive insufficiency of the gastrocnemius? A knee flexion with ankle plantar flexion, B knee extension with ankle dorsiflexion, C knee extension with ankle plantar flexion, D knee flexion with ankle dorsiflexion. So answer here is knee extension with ankle dorsiflexion. This is the passive insufficiency of the gastrocnemius muscles. Next question number 15, which pair correctly match the concept? A active insufficiency overstretched muscle, B passive insufficiency shortened muscle, C active insufficiency shortened multiple joints, D passive insufficiency and weak muscles. So answer here is C, active insufficiency shortened multiple joint muscles. Is pair is correct. So active insufficiency overstretch, no. Shorten, passive insufficiency overstretch and passive insufficiency weak muscles. Next question number 16, best clinical example of passive insufficiency is A weak grip with wrist flexion, B inability to touch toe with knee straight, C reduced elbow flexion strength, D shoulder pain during abduction. So answer here is inability to touch toes with the knee straight. This is the example of passive insufficiency.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70. अकॉर्डिंग टू A, synergist muscle is one that A produce the opposite movement, B assist the prime mover, C stop all movement, D produce maximum force. So answer here is B, assist the prime movers. Assist the prime mover. This is the synergist muscle. क्वेश्चन नंबर 18 है ए synergist that prevent unwanted movement produced by the agonist is called A fixator muscles, B antagonist muscle, C neutralizer muscles, D prime mover. So answer here is unwanted movements. Answer here is C, neutralizer muscle. Prime movers is muscle movement. Opposite muscle is antagonist muscle. Prime mover is agonist muscle. Synergy assists the movement and neutralizer unwanted movement produced by the agonist muscle. Prevent करता है ये, ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिक्सेटर मसल. सो आपको एक फिक्सेटर मसल का एग्जाम्पल देना है. ए बाइसेप्स ब्रेकियाई ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन, बी ट्राइसेप्स ड्यूरिंग एल्बो एक्सटेंशन, सी रोटेटर कफ स्टेबलाइजेशन शोल्डर ड्यूरिंग एल्बो मूवमेंट, D hamstring during knee flexion. So answer here is C, rotator cuff stabilizing shoulder during elbow movement. So these muscles are fixator muscles. Next है question number 20. In wrist flexion, which muscle act as a synergist with flexor carpi radialis? सो रिस्ट फ्लेक्शन में सिनर्जिस्ट मसल्स कौन सी होगी आपकी. फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस के को कौन सी मसल असिस्ट करेगी. ए एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, बी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, सी एक्सटेंसर डिजिटोरम, डी ब्रेकियो रेडियलिस. देखो यहाँ पर इसका आंसर बताया आपको कैसे देखना है. जो सिनर्जिस्ट मसल है एक तो वही मूवमेंट कराएगी, ठीक है. देखो फ्लेक्सर अगर यहाँ पे पूछा गया है तो आप ये देख लेना कि मूवमेंट भी असिस्टिंग जो मूवमेंट होगी वो भी क्या होगी, फ्लेक्सर कराएगी. सो यहाँ पे देखो ये एक्सटेंसर है तो ये भी गलत है. ये एक्सटेंसर डिजिटोरम है, ये भी रोंग है क्योंकि एक्सटेंसर जो मसल है वो एंटागोनिस्ट हो गई है आपकी. ब्रेकियो रेडियलिस है, ब्रेकियो रेडियलिस तो कोई सी भी नहीं है क्योंकि जो ब्रेकियो रेडियलिस जो मसल है वो आपकी आर्म मसल है, नोट है फोर आर्म मसल. सो इस जो सिनर्जिस्ट जो मसल है, जो मसल आपसे पूछी गई है उसी ही मसल जो मसल की जो मूवमेंट है उसी मूवमेंट से अगर आपकी कोई वहाँ इस ऑप्शन में दूसरी कोई मसल्स दी हुई है तो आप उसको तुक्के से भी आप लगा सकते हैं. बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि फ्लेक्सर मूवमेंट अगर हो रही है तो असिस्ट भी फ्लेक्सर ही कराएगी. सो यहाँ पे आंसर है आपका फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस मसल इज सिनर्जिस्ट मसल विद फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस. सो आज के जो आपके 20 क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हुए. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी हैं लगती हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बार बार रिवाइज़ करें ताकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की का कॉन्फिडेंस है वो आपका डे बाय डे इंक्रीज़ होता जाए. सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच.